गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम मानव का उद्भव एवं विकास है। तो आज हम लोग मानव का उद्भव एवं विकास को समझेंगे, जानेंगे और ये मानव का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, किस काल में हुआ, किस स्थान पर हुआ और लोगों का क्या क्या मत रहा है मानव के उद्भव और विकास को लेकर। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे मानव का उद्भव एवं विकास को लेकर। फिर इसके बाद हम लोग मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्त, मानव का उद्भव एवं विकास। देखिए, बहुत प्राचीन समय से ही इस जगत या सृष्टि के निर्माण को लेकर बहुत सी भ्रांतियां लोगों में रही हैं और लोग हमेशा ये अमेजिंग करते रहे हैं कि आखिरकार में इस सृष्टि की रचना कैसे हुई होगी। फिर उसके बाद इस सृष्टि में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, इनका विकास कैसे हुआ होगा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। उसके अलावा फिर मानव का विकास और उत्पत्ति कैसे हुआ होगा। तो ये भ्रांतियाँ सदैव बनी रही हैं और आज भी हैं और इस भ्रांतियों को विज्ञान भी सही तरीके से संतोषजनक सुझाव नहीं दे पाया है। तो आइए आज हम लोग मानव की उत्पत्ति, विकास, उद्भव पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये लग रहा है बारिश हो गया, उसकी वजह से थोड़ा दाग धब्बा हो गया। क्या पानी है? क्या पानी है? तो जरा सा देना पानी, देखे तो। ठीक। यदि बात किया जाए तो पौराणिक कथाओं, धर्म ग्रंथों एवं कहानियों में सृष्टि की रचना को लेकर विभिन्न बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति विषयक अनेक मान्यताएं व विचारधाराएं रही हैं। इन विचारधाराओं में कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए, एक है आपका विशिष्ट सृष्टिवाद, पहला है आपका विशिष्ट सृष्टिवाद, दूसरा है अनादिवाद, तीसरा है आपका स्वतः जन्मवाद, चौथा है विनाशवाद और पांचवा है आपका विकास या उद्विकासवाद। उद्विकासवाद। तो सृष्टि की रचना और जीव जंतुओं की रचना को लेकर के तमाम प्रकार के धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक कथाओं में बहुत सारी बातों का जिक्र है, बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है और मानव की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारी विचारधाराएं भी दी गई। उन विचारधाराओं में ये निम्न प्रकार की विचारधाराएं हैं जिन्हें विशिष्ट सृष्टिवाद, अनादिवाद, स्वतः जन्मवाद, विनाशवाद या उद्विकासवाद की विचारधाराएं प्रचलित रही हैं। अब देखिए, इन विचारधाराओं में जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस आधार पर और कैसे कैसे हुई है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद की। विशिष्ट सृष्टिवाद क्या है? हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए, है ना।
बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल सुन लीजिए, लिखने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये विशिष्ट सृष्टिवाद, यानी कि इस विचारधारा के अनुसार सृष्टि की जो रचना हुई है वह ईश्वरीय देन है न। विशिष्ट सृष्टिवाद यह एक ऐसी विचारधारा है कि इस विचारधारा के अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है, जो दुनिया की रचना हुई है, उस रचना का जो देन है वो ईश्वरीय देन है ना। यही बात इसमें कहा गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है। पौराणिक ग्रंथों, अन्य जो है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति कह सकते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी रचना कह सकते हैं। तो सभी धर्मों के अनुसार ईश्वरीय देन हैं। जैसे कि हम लोगों में पौराणिक कथाओं में ऐसा माना गया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से की है ना। सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से की है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लिया जाए तो ब्रह्मा के सिर से, यानी कि जो ये सर है, तो ब्रह्मा के सर से देवता, राक्षस और मनुष्य निर्मित हुए है ना। तो ये जो सर है, तो इस सर से देवता, राक्षस और मनुष्य क्या हुए, निर्मित हुए या उनकी रचना हुई है। और आज के जो युग है, ये जो आपका युग है, ये कल युग कहलाता है ना। तो इसमें तो मनुष्य ही सबसे बड़ा राक्षस है कि नहीं हाँ, तो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस मनुष्य ही है। और चूंकि ये राक्षस कैसे बना, यदि जैसे राक्षस की संज्ञा दी जा रही है तो राक्षस कैसे बना, क्योंकि संभववादी विचारधारा इसमें आ गई है ना। मनुष्य अपनी कार्यकुशलता को समझ गया, अपनी क्षमताओं को समझ गया, मानवीय विवेक, मानवीय प्रौद्योगिकी के आधार पर इसने पर्यावरण में बहुत कुछ हस्तक्षेप किया। एक प्रकार से इसने दानव का रूप धारण कर लिया। तो कहा गया कि जो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा के सर से राक्षस, देवता, मनुष्य, इन तीनों की रचना हुई। और उनके वक्ष से, वक्ष मतलब छाती से है ना, तो छाती से पक्षियों की रचना हुई है ना। छाती से पक्षियों की रचना हुई और उनके मुख से बकरियों की, जंतुओं की, वनस्पतियों की रचना हुई है ना। मुख से जैसे जो चार पैर वाले हैं, जैसे बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, जो जितने भी हैं सभी मुख से उत्पन्न हुए हैं। और जो वनस्पतियां हैं है ना, जो वनस्पति हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, झाड़ियां हैं, ये उनके बालों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा जो है कि ये विशिष्ट सृष्टिवाद की विचारधारा की मान्यता है ना। तो ये देखिए एक प्रकार की विचारधारा थी विशिष्ट सृष्टिवाद, जिसमें पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जो सृष्टि की रचना हुई है वो ईश्वर के आधार पर हुआ है, यानी कि ईश्वरीय देन है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे अनादिवाद है ना, अनादिवाद। अब हम लोग अनादिवाद की बात करते हैं। अब यह विचारधारा सृष्टि को शाश्वत, अनादि और अनंत मानता है ना। यह जो अनादिवाद है, यह विचारधारा सृष्टि को शाश्वत, अनादि और अनंत मानता है। जब सृष्टि की रचना हुई तभी से सभी जीवों का आरंभ हुआ है ना। जब सृष्टि की रचना हुई तभी से सभी जीवों का आरंभ हुआ और आज भी ये विद्यमान है ना। अनादिवाद का मतलब बहुत प्राचीन विचारधारा एक तरीके से हो गया। तो यह विचारधारा एक प्रकार से शाश्वत विचारधारा है और यह मानता है कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर, या कह सकते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो उसी समय से जो है कि जीवों का उत्पत्ति हुआ है ना। और जीव उसी समय से विद्यमान थे और आज भी हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए तो इसका खंडन कर दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। जो पहले जीव थे वो आज के समय में जीव नहीं है। जैसे डायनासोर को ले लिया जाए तो डायनासोर बहुत पहले विलुप्त हो गए है ना। आज के समय में कुछ और जीव आ गए हैं। तो ये ऐसा विचारधारा जो कि यह मानता है कि सृष्टि की जब रचना हुई तो सृष्टि की रचना के आरंभ से ही जीव जो है कि थे और आज भी हैं है ना। ये ऐसा कहता है, ठीक है। तो यह एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा थी, लेकिन यह पूर्णतः निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। अब उसके बाद देखिए स्वतः जनवाद आता है। स्वतः जनवाद,
अब ये स्वतः जनवाद है, तो जीवों की उत्पत्ति के बारे में यह सबसे पुराना जो है कि एक मत है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने जीवों की उत्पत्ति स्वतः मानी है। स्वतः जनवाद का मतलब कि जन का मतलब लोग हो गए, वाद का मतलब विचारधारा, स्वतः का मतलब स्वयं हो गया। तो स्वतः उत्पन्न होने के लेकर के है, जो स्वतः उत्पन्न हो गया। तो इस विचारधारा के जो समर्थक रहे हैं वो अरस्तु हैं। अरस्तु बताते हैं कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई है ना। तो जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई है। आगे चल करके अरस्तु ये भी कहते हैं कि सड़े गले मांसों से, है ना, जो सड़े गले मांस थे उनसे मक्खियों की रचना हुई और उनकी उत्पत्ति हुई, सड़े गले मांसों से। तो ये भी एक प्रकार से कोई इसका विशेष आधार नहीं है कि जैसे सड़े गले मांस से मक्खियों की जब रचना हुई तो वो सड़ा गला मांस किस जीव जंतु का रहा होगा। ये एक जो है कि भ्रामक स्थिति पैदा करता है। इसलिए यह भी विचारधारा जो है कि क्या है, कोई बहुत विशेष नहीं है ना। तो ये भी स्वतः जनवाद। अब इसके बाद देखिए है विनाशवाद, चौथा है विनाशवाद। अब यह एक जो ऐसी विचारधारा है, तो इस विचारधारा के अनुसार या कह सकते हैं कि इस विचारधारा का जो मुख्य थीम है, ये मुख्य थीम ये है कि जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुई है वो विनाश के परिणाम स्वरूप या प्रलय के परिणाम स्वरूप हुआ है ना। तो इस विचारधारा में फ्रांसीसी विद्वान कुविए, है ना, फ्रांसीसी विद्वान कौन थे? कुविए, ये फ्रांसीसी विद्वान थे। तो फ्रांसीसी विद्वान कुविए ने जीवों की उत्पत्ति का मुख्य कारण प्रलय या विनाश को बताया, और ये बताते हैं कि प्रत्येक कल्प में प्रलय हुआ। जैसे कि हर एक कल्प है ना, जैसे भौगोलिक जो है कि एक टाइम पीरियड बताया गया है ना। तो उसको हम बता दिए थे, हालांकि अभी आगे चल के बता भी देंगे, है ना। भौगोलिक जो टाइम पीरियड है जिसमें आर्कियन युग है ना, बहुत सारे हैं ये, ठीक है। तो उसको अभी आगे चल के बताया जाएगा। तो आपका ये जो विनाशवाद में जो फ्रांसीसी दार्शनिक या विद्वान कह सकते हैं कुविए ने बताया कि प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति विनाश के परिणाम स्वरूप हुआ है, प्रत्येक कल्प में प्रलय होता था। तो उस प्रलय के कारण क्या होता था कि जैसे कि अभी जो कल्प चल रहा है, जैसे मान लेते हैं अभी वर्तमान में कोई कल्प चल रहा है, तो इस कल्प में कोई प्रलय हो जाए तो हम लोग जो हैं, हम लोग क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब अगला कोई कल्प आएगा तो फिर नए जीवों की उत्पत्ति होगी। तो विनाशवाद की जो विचारधारा है ये इसी एक मुख्य थीम पर टिकी हुई है। तो ये जो कुविए हैं ये बताते हैं कि प्रत्येक कल्प में प्रलय हुआ और जीवों का विनाश हुआ तथा नए कल्प के साथ नए जीवों का निर्माण हुआ, है ना। तो वर्तमान में वैज्ञानिक शोधों के आधार पर देखा जाए तो इस सिद्धांत को भी गलत ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कल्प के अलग अलग जीव थे, है ना। प्रत्येक कल्प के जीव क्या थे? अलग अलग थे। यदि पहले कल्प का विनाश हुआ हो और जीवों का भी विनाश हो गया हो, ठीक है, फिर आगे चल के जो नया कल्प आया हो तो उससे नए जीवों का जो है कि विकास हुआ होगा, है ना। तो ये भी वैज्ञानिक आधार पर क्या हुआ कि इसको भी जो है कि गलत ठहरा दिया गया। अब इसके बाद देखिए आता है आपका उद्ध विकास, है ना। जो उद्ध विकास है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है ना। यह क्या कैसा दृष्टिकोण रखता है? यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। यह मान्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, उद्ध विकास, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब बात की जाए तो यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का धीरे धीरे और क्रमिक गति से विकास हुआ है। तो ये जो सिद्धांत है उद्ध विकास का सिद्धांत, यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास धीरे धीरे क्रमिक अवस्था में हुआ है, ऐसा बताया गया। अब उसके बाद इस संदर्भ में फ्रांसीसी विद्वान जीन लेमार्क का नाम सुने होंगे। ये फ्रांसीसी एक जीव शास्त्री थे, है ना, लेमार्क, ठीक है। नाम नहीं सुना क्या? क्यों नाम नहीं सुना? फ्रांसीसी विद्वान जीन लेमार्क ये एक जीव शास्त्री थे, है ना। ये एक जीव शास्त्री थे। इनका देखिए पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। जीन
बैप्टिस्टे डी लेमार्क, ये इनका पूरा नाम है। बहुत से लोगों को पहली बार इनका पूरा नाम पता चला होगा कि इनका पूरा नाम क्या है, जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। हालांकि लोग केवल जीन लेमार्क के नाम से इनको लोग जानते हैं। तो यह एक फ्रांसीसी विद्वान थे, ये एक जीवशास्त्री थे। तो उद् विकास में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इस संदर्भ में फ्रांसीसी विद्वान जीन लेमार्क ने अपनी कृति फिलॉसफी जूलॉजी, है ना, फिलॉसफी जूलॉजी, इनकी पुस्तक एक थी फिलॉसफी जूलॉजी, है ना। तो फिलॉसफी जूलॉजी ये प्रकाशित हुआ था 1809 में, ठीक है ना। तो उद् विकास के जीवों के विकास के संदर्भ में इन्होंने 1809 में फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक की रचना की। और इसमें इन्होंने बताया कि वातावरण के प्रभाव से जीवों की रचना में परिवर्तन होता रहता है, ठीक ना। इन्होंने बताया कि जीवों में जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, वातावरण या वहाँ का पर्यावरण होता है। तो इन्होंने जो है कि मुख्य रूप से जीवों के विकास को लेकर के वातावरण को एक मुख्य कारक बताया, पर्यावरण को एक मुख्य कारक बताया। फिर जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव बताते हैं। ये बताते हैं कि कोई भी जीव होता है उस पर वातावरण का सीधा प्रभाव होता है। फिर उसके बाद अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का प्रभाव होता है। तो कोई भी जो जीव होता है उसके अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सीधा प्रभाव होता है। यानी कि कोई भी जीव अपने अंगों का जितना उपयोग करेगा वह अंग उतना ही विकसित होता चला जाएगा। इसी को लेकर के इन्होंने एक उदाहरण दिया था जिराफ को लेकर के। तो इन्होंने जिराफ को लेकर के बताया था कि जो जिराफ थे वर्तमान समय में जैसे जिराफ दिखते हैं वो पहले वैसे जिराफ नहीं दिखते थे। तो वर्तमान समय में जो जिराफ हैं कैसा है, उसकी जो अगली टांगें हैं ऊंची है ना, गर्दन बिल्कुल लंबी सी है ना, गर्दन बिल्कुल लंबी सी है, अगली टांग ऊंची सी है। लेकिन इन्होंने बताया कि पहले ये जो जिराफ थे ये बिल्कुल एक समान रूपों में थे। यानी कि उसकी जो अगली टांग थी और जो पिछली टांग थी दोनों बिल्कुल क्या थे, इक्वल थे, बराबर थे, सेम थे। और उसकी गर्दन भी क्या थी, ऊंची नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि ये जिस वातावरण में रहते थे वहाँ पर ये लोग घास, इनका प्रिय भोजन हुआ करता है, तो ये लोग घास को खाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन होता गया, धीरे धीरे घास खत्म होती गई, जलवायु के कारण वो घास धीरे धीरे सूखने लगे। तो अब ये जो है कि घास को छोड़ करके ये अन्यत्र किसी दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित हो गए और धीरे धीरे पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिए, है ना। धीरे धीरे पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिए। तो पेड़ पौधों को खाने के लिए क्या करते थे कि ये हमेशा अपनी अगली टांगों को उचकाते रहते थे, है ना, हमेशा उसको उचकाते रहते थे, गर्दन को ऊपर की ओर खींचते रहते थे। तो इस आधार पर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी अगली टांगें लंबी हो गई और गर्दन भी क्या हो गई, बड़ी हो गई और वर्तमान जिराफ के रूप में ये हो गया। तो ये भी जो फिर आगे चल करके इनके भी सिद्धांत का खंडन कर दिया गया, है ना। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे वर्तमान समय की बात किया जाए तो जैसे लड़कियां हैं, है ना। तो लड़कियां हैं तो जैसे मान लेते हैं कि लड़कियों का आँख नहीं हो, आँख छिदा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। चला मालक कान छिदवा दिए, अब कुछ लोग एक नहीं 4 कान छिदवा लेते हैं, एकदम चलनी बना लेती हैं। हाँ तो एक सही है ना, इन्हें खूब छठ छिदवा के चलनी बनवा दी। तो एक ठो कान छिदवा लिए, नाक छिदवा लिए, है ना, चलिए छिदवा लिए। उनका शादी हुआ, फिर शादी होने के बाद वो अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति किए। तो जब अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति किए तो वो जो आनुवंशिकता है तो उसमें ट्रांसफ़र होकर जाना चाहिए। जब ट्रांसफ़र होकर जाए तो उनका भी कान छेदा होना चाहिए, जो लड़की या बच्चा जो पैदा हो रहा है ना, कान उनका भी छेदा होना चाहिए, नाक छेदा होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर आकर के ये लेमार्क के सिद्धांत का जो है कि खंडन कर दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो लेमार्क ने अपने फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक 1809 में उद् विकास का समर्थन करते हुए जो है कि अपने सिद्धांत को दिया और तमाम सारी चीज़ों को बताया, जिसमें जिराफ का उदाहरण मैंने अभी बताया, ठीक है। हालांकि ये आप लोग भी समझिए कोई जीव विज्ञान में नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, ये भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल पढ़ाया जा रहा है। और इस मानव भूगोल में यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, मानव का उद्भव एवं विकास के बारे में बताया जा रहा है। अभी सिर्फ इससे परिचित कराया जा रहा है और इसके बारे में बहुत बढ़िया नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी इसके बाद जब जो
मानव की प्रजाति को जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो है कि प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा करके पढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें देखिए लैमार्क है। फिर उसके बाद यदि बात की जाए तो पाश्चात्य जगत के प्रमुख जीव विज्ञानी थे, नहीं, पाश्चात्य जगत के एक प्रमुख जीव विज्ञानी थे जिनका नाम चार्ल्स डार्विन था। क्या नाम था? डार्विन। डार्विन का नाम सुनी कि नहीं सुनी? क्या ये कौन थे? वैज्ञानिक थे? अच्छा ठीक है, वैज्ञानिक तो थे। अभी इसके पहले मैं पढ़ाया था तो चार्ल्स डार्विन को बताया था। फिर चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? बस भूल गई? अरे हम जब विचारधारा पढ़ाए थे मानव भूगोल की मूल विचारधाराओं में नियतिवाद, संभववाद, नव नियतिवाद, तो नियतिवाद में ही तो मैंने बताया था। और फिर मैंने 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी हल कराया। वो नहीं हल किए हो क्या? अरे तुम रहती कहाँ हो? अरे उसी में देखो कहीं मिलेगा, उसमें लिखा होगा। हाँ उसमें देखो कहीं लिखा होगा मानव भूगोल प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लिखा होगा। 40 क्वेश्चन उसमें दिए थे, जो पढ़ा दिए थे वहीं 40 क्वेश्चन मैंने वहाँ से जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में हल कराया था। और तुम लोग पता नहीं कहाँ रहती हो। ऐसा तुम लोग पढ़ोगी तब तो नहीं काम बन पाएगा। हमेशा सोई रहती हो। जो तुम्हारे काम का चीज़ उसको देखती रहो, जो नहीं काम का चीज़ उसको स्किप करो। हालांकि पढ़ने लिखने वालों के लिए सब कुछ काम का चीज़ होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो। ठीक है। तो पाश्चात्य जगत के प्रमुख जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा जीव की उत्पत्ति संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों की उत्पत्ति संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया। और 1859 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, 1859 में इनकी एक पुस्तक आई थी, है ना। और यह पुस्तक उस समय बहुत विख्यात हुई थी, लेकिन कुछ अन्य विद्वानों के द्वारा इनके पुस्तकों का और इनके विचारों का सिद्धांतों का बहुत ज़ोर शोर से क्या किया गया था, कह सकते हैं कि एक तरीके से खंडन किया गया था। इनको समर्थन बहुत लोगों ने नहीं दिया था। तो 1859 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। यहाँ पे मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक किसकी है? डार्विन की। और ये कब आई थी? 1859 में। तो 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, है ना, जीवों या प्रजातियों की उत्पत्ति को लेकर के यह पुस्तक आई थी। और इसमें इन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक जो जीव होते हैं, है ना, प्रत्येक जीव जो कि जिस वातावरण में रहते हैं उसके साथ जो है कि ये अनुकूलन करते रहते हैं और अनुकूलन के परिणाम स्वरूप वो लोग उस वातावरण में एक लंबे अवधि तक जीवित रहते हैं। जो लोग अनुकूलन नहीं कर पाते हैं तो वो थोड़े समय में ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक। और जो अनुकूलन करके बहुत लंबे अवधि तक जीवित रहते हैं वे जीव क्या करते हैं कि अपने जैसे जीव का विकास करते हैं, है ना। तो अपने जैसे जीवों का विकास करते हैं, तो उसी को इन्होंने प्राकृतिक चयन का नाम दिया, जिसको नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो उसको इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया आगे चल करके। ठीक है, प्राकृतिक चयन। ठीक। फिर आगे चल के इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीवों में जिस पर्यावरण में रहते हैं तो प्रत्येक जीवों में क्या रहता है कि निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। संघर्ष का मतलब एक दूसरे से ये लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष का मतलब ये होता है कि प्रतिस्पर्धा को लेकर के है। तो इन्होंने बताया कि जिस वातावरण में जो जीव रहते हैं, हालांकि एक वातावरण में बहुत सारे जीव रह सकते हैं, है ना, तो प्रत्येक जीवों में क्या होता है कि एक दूसरे को लेकर के क्या रहता है, प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष होता रहता है। और जो जीव, है ना, जो जीव योग्य होता है, सर्वशक्ति होता है ना, सर्वशक्तिशाली होता है, वो जीव क्या होता है कि श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जंगल है तो जंगल में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन जंगल का राजा कौन? शेर होता है। तो शेर क्यों है? क्योंकि वो सबसे संघर्ष करता रहता है और सभी को जो है कि कह सकते हैं कि खा जाता है, एक तरीके से सबको नष्ट कर देता है। और ये इसकी योग्यतम शक्ति ज़्यादा रहती है ना। तो डार्विन ने यही बताया था कि जो जीव योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है ना, जो जीव योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है, वही जीवित रहता है।
इसे डार्विन ने जो है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम दिया था, है ना। ये परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, कई बार पहले नेट की परीक्षा में पूछा जाता था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। ये भी ये एक कथन के रूप में है, कोई रचना नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं है ना। तो यह एक कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में है। तो यह जो है कि किसने कहा था, डार्विन ने कहा। और प्राकृतिक चयन भी किसका दिया गया है, प्राकृतिक चयन, ये भी किसके द्वारा दिया गया, तो डार्विन के द्वारा, या इसी को आप नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने यह बताया था कि प्रत्येक जीवों में क्या होता है, एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, और जो जीव योग्य होता है वो जीवित रहता है। इसे डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम दिया। इसी को शायद उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, तो डार्विन की जो पुस्तक थी जिसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पेसीज था, है ना, कहाँ गया, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये 1859 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो डार्विन की जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का भी बहुत विरोध किया गया था उस समय, है ना। लेकिन एक विद्वान थे टॉमस हेनरी हक्सले। कौन थे, टॉमस हेनरी हक्सले। यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये टॉमस हेनरी हक्सले, ठीक ना। तो जब इनकी पुस्तक आई थी डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जीवों की उत्पत्ति 1859 में आई थी, और इसमें इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इनके सिद्धांतों को लेकर के उस समय भी बहुत लोगों ने इनके सिद्धांतों का, इनके विचारों का लोगों ने बहुत ज़ोरों से जो है कि विरोध किया था। लेकिन उसमें एक जो है कि विद्वान थे जिनका नाम टॉमस हेनरी हक्सले था। तो टॉमस हेनरी हक्सले ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज को और इनके सिद्धांतों को, इनके विचारों को बहुत समर्थन दिए, है ना। और द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक को इन्होंने तिमिराक्षर रात्रि में आभा की एक कीड़ा के रूप में बताया। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। तिमिराक्षर दिखाई दे रहा है कि नहीं उसमें, तिमिराक्षर रात्रि में आभा की नई किरण, आभा की नई किरण के रूप में स्वीकार किया। ये बोर्ड इतना हिल क्यों रहा है, क्या दिक्कत हो गया। अच्छा, एक यहाँ से लग जाएगा ना तब ना, चलिए अच्छा एक यहाँ से देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक और डार्विन के विचारों सिद्धांतों का समर्थन करते हुए टॉमस हेनरी हक्सले ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक को तिमिराक्षर रात्रि में आभा की नई किरण के रूप में स्वीकार किया या बताया। ठीक है, तो इनके विचारों और पुस्तकों का जो समर्थन किए थे ये टॉमस हेनरी हक्सले थे। इस प्रकार उद्विकास के सिद्धांत को बल हक्सले की प्रसिद्ध पुस्तक मैन्स एंड प्लेस इन नेचर, ये हक्सले की पुस्तक है। मैं इधर हक्सले की एक पुस्तक फिर आई थी, मैन्स एंड प्लेस इन नेचर। ये हक्सले की पुस्तक थी। और यह पुस्तक कब आया था, तो यह पुस्तक आया था 1863 में। कब आया था, 1863 में आई थी ये पुस्तक। ठीक है, तो हक्सले ने अपनी पुस्तक मैन्स एंड प्लेस इन नेचर में डार्विन
के विचारों का और इनके ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का बहुत ज़ोर शोर से समर्थन किए और समर्थन करते हुए इन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मित्तिमी राक्षस रात्रि में आभा की एक नई किरण के रूप में है, और इसको इन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि उस समय ये जो डार्विन का ये जो आया था सिद्धांत, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि फेमस हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसका बहुत विरोध भी किया गया। फिर आगे चल कर के डार्विन की एक दूसरी पुस्तक आती है। 1859 में एक पुस्तक आई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर आगे चल कर के डार्विन की एक दूसरी पुस्तक आती है। उस पुस्तक का जो है कि नाम है डिसेंट ऑफ मैन, है ना। डार्विन की एक दूसरी पुस्तक आई, क्या कौन सा पुस्तक था? डिसेंट ऑफ मैन, DSCENT, डिसेंट ऑफ मैन। ये पुस्तक आई थी 1870 में। किसकी पुस्तक थी? ये भी पुस्तक डार्विन की ही थी ना। एक पहली पुस्तक 1859 में आई थी, क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और दूसरी पुस्तक 1870 में आया था डार्विन का, जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मैन। तो डिसेंट ऑफ मैन में विकासवाद को अधिक तर्क संगत ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इसी पुस्तक में इन्होंने यानी कि 1859 में यह पुस्तक आया। इस पुस्तक का बहुत लोगों ने विरोध किया। फिर आगे चल कर के 1870 में ही इन्होंने अपनी एक दूसरी पुस्तक की रचना की, जिसका नाम डिसेंट ऑफ मैन था। तो इस डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक में ही इन्होंने विकासवाद को एक तर्क संगत रूप से जो है कि प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया था। ठीक है ना, ये चीज़ था। ये बस कहानी ये सब सुन लग जा ना, हाँ कहानी से सुन ले। फिर एक आध दो बार और जो है कि जो लेक्चर होगा एक आध दो बार और सुन लीजिए, तो कुछ ना कुछ बात दिमाग में तो जइबा करेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग भाई सब बिन बजाओ थी। अब बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, जो पुस्तक हैं, जो रचना है, कब कैसे आया, इसको नोट करने की बातें हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षाओं में ये सब सवाल कहीं पूछ दिया तब तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि डार्विन की दूसरी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, उसका क्या नाम था, ये दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने उद विकासवाद में लैमार्क से शुरुआत किए। लैमार्क से चलते हुए हम लोग कहाँ आए? डार्विन पर आ गए। ठीक है। अब आगे चल करके इसी उद विकास सिद्धांत को लेकर के ही आगे चल करके हॉलैंड के प्रसिद्ध, है ना, हॉलैंड के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज, नाम सुनी कि नहीं सुनी? ह्यूगो डी ब्रिज का नाम नहीं सुनी? चलो कोई बात नहीं, अब तो सुनी, लिख दूं मैं कहीं? ह्यूगो डी ब्रिज, है ना, ये हाँ है ऐसे, ह्यूगो डी ब्रिज। आगे चल के हॉलैंड के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने जीवों के विकास के संदर्भ में उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया, है ना। उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन, ये कैसा परिवर्तन होता है भाई? उत्परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है कि अचानक परिवर्तन हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, जो अचानक परिवर्तन होता है। तो अचानक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि किसी जीव जंतुओं में, है ना, किसी अंगों को लेकर के अचानक जो विकास हो रहा है, अचानक जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या कहा गया है? उत्परिवर्तन। तो आगे चल कर के हॉलैंड के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने, है ना, ह्यूगो डी ब्रिज ने जीवों के विकास के संदर्भ में उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार जीव जंतुओं में कभी कभी क्या होता है? अचानक विशिष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है ना। इन्होंने ये बात कहा। ठीक है। तो ये उद विकास को लेकर के इतना जो है कि बातें थी। अब उसके बाद देखिए क्या है कि मानव के उद्भव एवं विकास में ये पौराणिक कथाओं में ये उद विकास तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। ये पौराणिक कथाओं में, धर्मों में ये सब मिलेगा नहीं, है ना। ये जो कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। तो विशिष्ट सृष्टिवाद, अनादिवाद, स्वतः जनवाद, विनाशवाद, ये सभी क्या है? ये एक पौराणिक कथाओं में कैसे सृष्टि की रचना हुई, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बातों को बताया गया कि जिसमें विशिष्ट सृष्टिवाद में बताया गया था कि
जो सृष्टि की रचना हुई है वो ईश्वरीय देन है ना। और धार्मिक पौराणिक कथाओं में हिंदू धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है वो ब्रह्मा के द्वारा हुआ है। ब्रह्मा के बालों से हुआ, ब्रह्मा के चेहरे से यानी कि सिर से हुआ, ब्रह्मा के छाती से हुआ, ये सब चीज़ों को इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो मुख्य बातें हैं तो यहाँ से नोट करने वाली बात है उद्विकासवाद से, है ना। उद्विकासवाद से बातों को नोट करने लायक है। यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल इसमें से बन सकते हैं। अभी तक तो बना नहीं है, लेकिन यदि बन जाएगा कहीं ज्योग्राफी में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये आपका एक विज्ञान का जो है कि यह क्षेत्र है। अब देखिए, अब उसके बाद जीवन का आरंभ, है ना, जीवन का आरंभ। यहाँ से शुरुआत होगा जीवन के आरंभ से। अब यहाँ से आपको भूगोल की बातें मिलेंगी। यहाँ से जीवन का आरंभ, जीवन का आरंभ। अब यहाँ से आप लोगों को ज्योग्राफी का मूल चीज़ें यहाँ से प्राप्त होना शुरू होगा। अब आप लोग को समझ आएगा कि हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। तो जीवन का आरंभ को लेकर के ऐसा लोगों का मानना है, या विद्वानों का या भूगोलवेत्ताओं का या वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आज से लगभग 2 खरब वर्ष पहले, 2 खरब वर्ष पहले न तो कोई सौर जगत था और न ही कोई ग्रह था। 2 खरब वर्ष पहले लोगों का ये मानना था कि 2 खरब वर्ष पहले न तो कोई सौर जगत था न ही कोई ग्रह था। सौर जगत का मतलब सौर मंडल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सौर जगत कुछ अलग प्रकार का जो एक शब्द है, वही है सौर मंडल या सौर जगत। तो 2 खरब वर्ष पहले न कोई सौर जगत था न ही कोई ग्रह था, बल्कि उसकी जगह पर एक विशालकाय तारा था, बहुत बड़ा तारा था, है ना। उसको दैत्य तारा भी बोला गया, दानव तारा, दैत्य तारा। तो ऐसा लोगों का मानना है कि 2 खरब वर्ष पहले न सौरमंडल था न ग्रह था, बल्कि उसकी जगह पर एक बहुत बड़ा विशालकाय तारा था। इस तारे में आकर्षण, प्रतिकर्षण और घर्षण की क्रिया के परिणाम स्वरूप विस्फोट हुआ, है ना। जब विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट से उसके जो टुकड़े इत्र तित्र कहीं पे बचे रह गए, तो वहीं टुकड़ों से जो है कि ग्रहों और उपग्रहों का जो है कि निर्माण हुआ ना। ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों में जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है ना, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यम है। ये तो हमारे सौरमंडल की बात है जिसमें हम लोग रहते हैं। ऐसे पता नहीं कितने सौरमंडल होंगे, है ना। इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने सौरमंडल होंगे। ये तो सिर्फ अपने सौरमंडल में एक जो है कि एक ग्रहों का एक ये जो क्रम है, और इस सौरमंडल में हमारा एक तारा बहुत बड़ा है जो पूरे ग्रहों को कहीं ना कहीं प्रकाशित किया रहता है। उसको हम सूर्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस जो बहुत बड़ा तारा था, तो उस तारे के विस्फोट के परिणाम स्वरूप प्रत्येक ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। और उसके बाद तारा का जो अवशिष्ट भाग बचा ना, जब तारा का अवशिष्ट भाग बचा तो उसी तारा को जो है कि आज के समय में लोगों ने सूर्य का नाम दे दिया, है ना, सूर्य का नाम दे दिया। तो विशाल तारा जो बचा वो सूर्य कहलाया। और भूगोल में इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी को देने वाले जॉर्ज लेमेंटेयर थे। क्या नाम था उनका? जॉर्ज लेमेंटेयर। नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी। ये कौन थे? जॉर्ज लेमेंटेयर। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेंटेयर, ठीक है ना। हाँ, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया। और यह बिग बैंग थ्योरी ये सर्वाधिक मान्य थ्योरी है ग्रहों, उपग्रहों और ग्रहों उपग्रहों को लेकर के सर्वाधिक ये मान्य थ्योरी है। क्यों? क्योंकि यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, ठीक ना। इसलिए बहुत मान्य थ्योरी है ग्रहों उपग्रहों सृष्टि की रचना को लेकर के। तो बिग बैंग थ्योरी ये जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की आयु लगभग 50 अरब वर्ष है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति आर्कियोजोइक युग में हुआ था। हाँ, धरती पर जीवन की उत्पत्ति आर्कियोजोइक युग में हुआ था। और ये जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी सागरों, महासागरों में या जलीय भागों में सूक्ष्म जीवों के रूप में हुआ था। उन सूक्ष्म जीवों में एक कोशिकी जीव थे,
है ना। उन सूक्ष्म जीवों में एक कोशिकीय जीव थे जिसको हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो जीवन का जो मुख्य आधार बताया गया है, प्रत्येक जीवन का जो एक मुख्य आधार बताया गया है वो एक प्रोटोप्लाज्म नामक तत्व के आधार पर बताया गया है। तो प्रोटोप्लाज्म नामक जो तत्व होता है वही जीवन का मुख्य आधार होता है। प्रत्येक जीवों में ये निर्मित उपस्थित होता है, पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जीवों की जो उत्पत्ति था, है ना, जीवों का जो कह सकते हैं कि जो जीवों नहीं जीवों की नहीं जो सृष्टि की रचना थी या जो कह सकते हैं पृथ्वी की रचना थी, ये तो सरल था, लेकिन जीवों की उत्पत्ति बहुत कठिन है। और इस कठिनाई का अभी तक जो है कि विज्ञान ने भी सटीक जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक संतोषजनक जवाब मिल जाता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम सागरों और महासागरों में एक कोशिकीय जीवों के रूप में हुआ था, है ना। फिर आगे चल करके उसी एक कोशिकीय जीव की संरचना में परिवर्तन होता है और वह बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हो जाता है। फिर बहुकोशिकीय जीवों के साथ साथ शुरुआती में जो है कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे जंतुओं का विकास हुआ, बानरों का विकास हुआ। उन बानरों से धीरे धीरे हम लोग बन गए, है ना। और धीरे धीरे सब लोग बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मेरा भी समय हो गया है। अब इसके बाद कल बंद रहेगा ना, कल टूर जा रहा है। हम तो आज मैसेज में लिखे भी थे ना, हाँ, तो कल नहीं अब परसों, ठीक है। तो परसों अब हम लोग जीवन का आरंभ से पढ़ेंगे। आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए, नोट्स बनाते रहिए। और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।